Good morning, beta. Hope you all will be okay. And today we are going to start the next topic of our chapter, that is reflection of light. हम हमारे चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्या क्या रूल्स फॉलो होंगे, क्या प्रोसेस होगी, कहाँ से लाइट बैंड होके पास होगी, उन सब के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में कि स्फेरिकल मिरर क्या है. हमारे लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा होगा कि प्लेन मिरर पर रिफ्लेक्शन कैसे होगा, प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज बनाएगा, ठीक है, कैसा पाथ होगा. आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े थे. देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या था फर्स्ट लॉ? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन सेम प्लेन. ये था, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए. ये आपका प्लेन सरफेस है जिसका ये जो सरफेस है वो कैसा है, रफ सरफेस है, और जो अपवार्ड है वो कैसा है, स्मूथ सरफेस, जिसको आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोलते हैं, है ना. यहाँ लाइट स्ट्राइक कर रही थी, जो लाइट स्ट्राइक कर रही थी वो इंसिडेंट रे थी. यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, यहाँ आपने नॉर्मल ड्रॉ किया. नॉर्मल क्या था? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और फिर आपकी रे बैंड हो जाती थी उसी डायरेक्शन में. तो आपका क्या था? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल वाज एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था. तो आपने इसके 2 लॉ पढ़े थे. फर्स्ट आप ये कह सकते हो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल विल लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होंगे. और सेकंड था एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और ये ट्रू होता है हर सरफेस के लिए. ये प्लेन सरफेस में भी इक्वल होगा जैसा आप देख रहे हैं. और अभी जो हम कर्व सरफेस पढ़ेंगे, कर्व सरफेस में स्फेरिकल मिरर्स, एलिप्टिकल मिरर्स भी होते हैं, बट हमारे सिलेबस में कितना है, स्फेरिकल मिरर. तो हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो वहाँ भी ये दोनों लॉ इक्वली एप्लीकेबल होंगे. ठीक है, फिर आपने ये भी स्टडी किया था वहाँ कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ है नॉर्मल. मीन्स नॉर्मल से फिर आपको आई और आर के बारे में पता चलेगा कि रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी अगर इंसिडेंट रे इतना एंगल बना रही है. ठीक है, तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ नॉर्मल तो आप क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बना रहे हैं सरफेस पे. और अगर आपकी कर्व सरफेस है, सरफेस आपका स्ट्रेट नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे परपेंडिकुलर, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर्स. अब आपको नाम से ही पता है स्फेरिकल मिरर्स आर द पार्ट ऑफ सम स्फीयर्स. स्फेरिकल मिरर्स हैं वो किसी स्फीयर के हिस्से हैं. आप ऐसे मान सकते हैं कि दिस इज अ स्फीयर. बोर्ड पर आप देख रहे हैं तो आपको ये सर्कल भी लग सकता है. मीन्स आप अगर ये 2 डायमेंशनल अगर इसको ऑब्जर्व करो, इसको मानो आप, तो क्या होगा, ये एक सर्कल है. लेकिन आप इसे मान लीजिए कि एक बॉल है ये हमारे पास, ऐसे जैसे कि हमारी अर्थ की शेप है, तो बिल्कुल ऐसे ही राउंड है 3 डायमेंशन में. तो ये आपकी क्या होगा, एक स्फीयर होगा. ठीक है, अब इस स्फीयर का अगर मैं एक हिस्सा कट कर दूं, मान लीजिए हमने इस हिस्से को कट कर दिया, इतना सा ये हिस्सा हमने कट कर लिया, तो ये इस स्फीयर का ही एक पार्ट है. अब इसको हम क्या करें, एक तरफ से रफ बना दें और एक तरफ से कैसा बना दें, बिल्कुल प्लेन स्मूथ बना दें, जहां लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होगी. तो ये क्या बन जाएगा, एक मिरर बन जाएगा. लेकिन ये स्ट्रेट होने की बजाय कैसा है, कर्व शेप का है. तो इसलिए हम इसे कर्व्ड मिरर भी कह सकते हैं और हम इसे स्फेरिकल मिरर भी कह सकते हैं. तो ये तो क्लियर हो गया ना कि जो स्फेरिकल मिरर्स होंगे वो किसके पार्ट हैं, किसी स्फीयर के पार्ट है. ठीक है, अब ये ऐसा ही नहीं होता बिल्कुल. मीन आप कंसिडर कीजिए कि एक बॉल है, आप बॉल को छोड़िए, स्फीयर, स्फेरिकल वाटरमेलन मान लीजिए. वाटरमेलन का पीछे से आप इतना हिस्सा कट कर रहे हैं तो एक शेप बनेगी. साइड से तो वो आपको ऐसी नजर आ रही है और सामने से देखेंगे तो कैसे नजर आएगी, सर्कुलर, इस तरह की शेप होगी. ऐसे ही होती है ये, सामने से देखने पर कैसा होगा, ये सर्कल होगा. अगर मैं इसको यहाँ से कट करती हूँ, देखो, तो भी ये शेप वैसे ही रहेगी, लेकिन सामने से देखोगे तो वो जो सर्कल बड़ा बन रहा था वो कैसा बनेगा, छोटा सर्कल. तो छोटा पार्ट हो जाएगा ये सामने से हम अगर देखते हैं. ठीक है,
अब ये आपके स्फेरिकल मिरर्स हैं दो टाइप के। वो दो टाइप कैसे? अब आपने एक टुकड़ा ले लिया स्फीयर का। अब जो टुकड़ा आपने लिया है उसके किस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसी के अकॉर्डिंग हम उसे नाम दे देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपने ये टुकड़ा लिया स्फीयर का और इसको इस तरफ से आपने रफ बना दिया। जो बल्जिंग आउट इसका सरफेस है, बाहर की तरफ है, उसे रफ बनाया। और जो ये इनसाइड का सरफेस है ये आपने काफ़ी स्मूथ बना दिया, जहाँ पर आपकी लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो हम इसे क्या कह देंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मीन्स लाइट है वो ऐसे आएगी और इससे टकराकर मुड़ जाएगी, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो ऐसा सरफेस जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ आप देख रहे हैं ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर हम इसे पूरा करते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक स्फीयर बन जाता ना। आप इसका यहाँ एक सेंटर कह सकते हैं, सेंटर आपका ये पास होता, तो आपके उस स्फीयर का टुकड़ा है, इसलिए ये एक स्फेरिकल मिरर है। और इस स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो टुवार्ड्स द सेंटर है। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये इसकी जो ऐसे स्ट्रक्चर है तो आप इसको केव का फेस भी कह सकते हैं। मीन्स केव लाइक फेस, मीन्स ऐसा है कि केव की जो बनावट होती है वो आगे से इसी तरह की होगी, तो इसीलिए याद रखने के लिए हम ये एग्जांपल भी ले सकते हैं कि केव लाइक फेस है इसका। तो इस तरह के स्फेरिकल मिरर्स को हम क्या नाम देंगे, कनकेव मिरर्स, आप ये कह दें। तो ये जो आपका मिरर बना ये कैसा बना, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर कौन से होंगे, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कनकेव मिरर कौन से हैं, those spherical mirrors, those spherical mirrors whose, जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होते हैं बेटा, whose reflecting surfaces are towards सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फीयर कह सकते हो, ठीक है। जिस स्फीयर के वो हिस्से हैं ना, जिस स्फीयर के हिस्से उसके सेंटर की तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो उसे हम कनकेव मिरर कहेंगे। और याद रखने के लिए आप देख लीजिए इसकी केव लाइक शेप है तो हम कनकेव मिरर कहेंगे, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट जो स्फेरिकल मिरर है वो कैसा है, कनकेव मिरर। अब जो स्फेरिकल मिरर की सेकेंड टाइप है वो क्या होगी, कन्वेक्स मिरर। इसका थोड़ा सा बेसिक आप आपके लोअर क्लासेज में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग से ले रहे हैं, ठीक है। तो अब कन्वेक्स कौन सा होगा, देखिए कन्वेक्स मिरर। अब आपने ये टुकड़ा लिया था ना, हम देखते हैं अब यही वाला आपके पास टुकड़ा है। आप ये मान लीजिए ये आपका पूरा स्फीयर है और ये आपके स्फीयर का सेंटर है। अब आपने इस पार्ट को कंसीडर किया, लेकिन अब की बार इसको आपने दूसरी तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया। मीन्स किस तरफ से, यहाँ से। तो रफ सरफेस इनसाइड हो गया और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था आपका वो आउटसाइड हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आप ये कह सकते हैं दोज स्फेरिकल मिरर्स whose reflecting surface are outward from the center, आप कह सकते हो are outward from the center, सेंटर से बाहर की तरफ होगा। ऐसे मिरर को हम कौन सा मिरर नाम देंगे, कन्वेक्स मिरर। तो इस तरह का मिरर मीन्स यहाँ लाइट अगर इस तरफ से आएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, हो सकता है ये एब्जॉर्ब कर ले, इस तरफ से रफ सरफेस है ना। और अगर लाइट इस तरफ से आएगी मीन्स इस फेस पे गिरेगी तो टकराकर वापस चली जाएगी, इसमें रिफ्लेक्शन होगा। तो ये कैसा हो गया आपका कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, कनकेव एंड कन्वेक्स। अब कनकेव कौन सा होगा, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवार्ड्स द सेंटर, और कन्वेक्स कौन सा होगा, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अब हम कुछ टर्म्स लिखेंगे, टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके स्फेरिकल मिरर्स को जब तक आप स्टडी करेंगे आपके काम आएंगी वो, ठीक है। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल फोकस है, फोकस पॉइंट है आपका, है ना, फोकल लेंथ है, प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सभी। चलिए तो पहले हम कनकेव के लिए देखते हैं। इस तरफ हम पार्टीशन कर लेते हैं
ये आपका क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है। इसका ये हिस्सा आपने ले लिया किसके लिए, मिरर बनाने के लिए। ये बाकी को तो मैं डॉटेड बना सकती हूँ, ठीक है। अब इसको आपने यहाँ से रफ किया है और ये इसका अंदर वाला हिस्सा कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो सबसे पहला हम पॉइंट पढ़ेंगे पोल। क्या पढ़ेंगे हम, पोल। तो जो आपका स्फेरिकल मिरर है, जितने को आपने रिफ्लेक्टिंग बनाया वही है ना, तो हमारा स्फेरिकल मिरर कहाँ है, यहाँ A to B। A to B जो है वो आपका क्या है, स्फेरिकल मिरर है। अगर आप देख रहे हैं तो ये इस तरह की शेप होगी, ठीक है। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, ये जो मिड पॉइंट होगा इसके सरफेस पर, इसे हम क्या कहेंगे, पोल। तो आप पोल को क्या कहेंगे, मिड पॉइंट ऑफ मिरर। मिरर का, सेंटर मिरर का मिड पॉइंट आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, पोल होगा। सेकंड फिर क्या आ जाएगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर को देखिए बेटा, आपने देखा कि ये किसी कर्व का एक छोटा सा पार्ट है, कर्वेचर है मीन्स, तो इसका जो सेंटर है, इस पूरे कर्व का जो सेंटर होगा उसी को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि यहाँ C है। तो आप कह सकते हो सेंटर ऑफ दैट स्फीयर। सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, उस स्फीयर का सेंटर हुज, जिसका पार्ट है, हुज पार्ट इज आवर स्फेरिकल मिरर, जिसका पार्ट है हमारा स्फेरिकल मिरर, उसी को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद बात आती है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की। अब देखिए, सेंटर से P को मिला दिया, ठीक है। अब सेंटर से P को मिलाया तो इनके जो बीच का डिस्टेंस होगा, अब आपको पता है स्फीयर है, उसका ये सेंटर है, और ये जो P पॉइंट है ये एट द सर्कमफ्रेंस है ना, और सेंटर से सर्कमफ्रेंस का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेडियस। इसका मतलब ये डिस्टेंस रेडियस है, ये डिस्टेंस भी कह सकते हो, ये डिस्टेंस भी कह सकते हो, लेकिन हम फिलहाल किसका पढ़ रहे हैं, सेंटर से पोल का। तो सेंटर से पोल का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेडियस। इसे हम नाम देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या पढ़ेंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन C एंड P, C और P के बीच का डिस्टेंस। अभी हम कंकेव को ही स्टडी कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट और देखते हैं। इसके बाद आपने देखा ये तो था इनके बीच का डिस्टेंस। अगर हम एक पूरी लाइन ड्रॉ करें जो पास होती है C और P से, मीन्स ऐसी लाइन जो C और P से पास हो रही है, और वो कितनी भी बड़ी हो सकती है, इस तरफ भी इस तरफ भी, आपको पता है इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसी लाइन को जो पास हो C और P से, वो कितनी भी लेंथ हो, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप क्या कह सकते हैं, लाइन पासिंग थ्रू, पास हो रही है, लाइन पासिंग थ्रू क्या आ जाएगा, C एंड P, C और P से पास होने वाली लाइन, ठीक है। क्या होगी वो, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट अब देखते हैं हम, अब आपका आ जाएगा अपर्चर। अपर्चर, अब अपर्चर के लिए आपको जूम करना पड़ेगा कि ये आपका एक पूरा स्फीयर था, और स्फीयर के इस हिस्से को आपने कट किया है, इसको, ठीक है। तो अब ये जो कट किया हुआ आपका टुकड़ा है ना, ऐसे आपने कट कर रखा है, इसको जब आप ऐसे करके देखेंगे तो पूरा एक क्या नजर आ रहा है आपको, स्फीयर सामने से, सॉरी सर्कल नजर आ रहा है ना सामने से। तो उस सर्कल का जो डायमीटर होगा, मीन्स आप ये कह सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम हाइट है ना, यहाँ से यहाँ तक की मैक्सिमम हाइट है, उसे हम क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। तो आप अपर्चर ये भी बता सकते हो, मैक्सिमम हाइट, या डायमीटर भी बोल सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम हाइट और डायमीटर आप कह सकते हो ऑफ द स्फेरिकल मिरर।
स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपर्चर हो जाएगा। अब है प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट। प्रिंसिपल फोकस या आप क्या कह सकते हो इसको, फोकस पॉइंट। अब देखिए प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट कौन सा होगा। एक तो आप क्या कह सकते हैं, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी, सी और पी के बीच का पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ सीपी आप कह सकते हो। सीपी ये सीपी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर या सीपी का जो मिड पॉइंट होगा वो आपका क्या होता है, फोकस होता है। और एक हम अभी स्टडी करेंगे जस्ट इन 5 और 10 मिनट, क्या है कि द रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, जो रे इन्फिनिटी से आकर मिरर पे टकराएंगी तो वो एक जगह कन्वर्ज हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी, और जिस जगह इकट्ठा होंगी या जिस जगह से एक साथ पास होंगे एक पॉइंट पर, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट हम अभी थोड़ी देर के बाद जब हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे इसके बारे में पढ़ना, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो आपका प्रिंसिपल फोकस होता है। मीन्स आप ये कह सकते हैं इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की जहाँ इमेज बनेगी उस पॉइंट को आप प्रिंसिपल फोकस कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद अब हमने डिस्कस कर लिया है प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, अपर्चर के बारे में, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, फोकस समथिंग, तो क्लियर हो गया है। अब यहाँ से हम एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं, फोकल प्लेन क्या होता है। 7th पॉइंट आ गया आपका फोकल प्लेन। अब थोड़ा सा तो आपको नाम से क्लियर हो गया होगा, फोकल प्लेन यानी कि ऐसा प्लेन विच पासेस थ्रू फोकस पॉइंट, जो फोकस पॉइंट से पास होता है। अब फोकस पॉइंट से पास होता है कैसे, अब आप ये मान लीजिए कि ये स्फीयर था, हमने सिर्फ अब इसको भुला दिया है, ये है नहीं एक्चुअल में, हमारे पास सिर्फ इतना टुकड़ा है। ठीक है, तो ये आपके पास पार्ट है, लाइट आएगी यहाँ आएगी, तो मीन्स इसके सामने जो ये फोकस पॉइंट है इस पर रखा हुआ कोई भी प्लेन, ये मेरा हाथ है प्लेन है, एक मैं कोई पेपर की शीट रख सकती हूँ जो फोकस से पास होती है और परपेंडिकुलर है, उसको हम क्या कह देंगे, फोकल प्लेन कह देंगे। यानी कि फोकस पॉइंट के अपवर्ड और डाउनवर्ड प्लेन का जो हिस्सा है वो पूरा क्या है आपका, फोकल प्लेन है। ठीक है, चलिए, अब यही जो 6-7 पॉइंट हैं इन्हें हम डिस्कस करते हैं किसके लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए भी, कि वो कहाँ होगा, क्या होगा। ठीक है, वैसे तो सब कुछ सेम होने वाला है, लेकिन उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस दूसरी तरफ है, तो हम उसके बारे में भी एक बार डिस्कस करेंगे। तो 1 मिनट के लिए आप रिवाइज कर लीजिए जरा इसको जल्दी से। चलिए, ठीक है, अब हम स्टडी करें यही सारे पॉइंट कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के लिए। ये कौन सा था आपका, कनकेव स्फेरिकल मिरर। तो अब हम कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के लिए देखो कर रहे हैं। हमने कंसीडर किया ये हमारा क्या है, स्फीयर है। ठीक है, ये उस स्फीयर का सेंटर है, और अब हमें जो पार्ट लेना है वो कन्वेक्स मिरर बनाना है, तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर हम लेंगे। ठीक है, और बाय कन्वेंशन, या आप ये मान लीजिए कि हमारी हैबिट होती है हम हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो हम हमारी हमेशा जो इंसिडेंट रे है वो भी हम लेफ्ट टू राइट लेते हैं। अब इंसिडेंट रे अगर लेफ्ट टू राइट की तरफ है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम इधर रख लेते हैं। ठीक है, तो मीन्स हम ये टुकड़ा कंसिडर कर सकते हैं। मान लिया आपका ये पार्ट है स्फीयर का, जिसको क्या किया जा रहा है, रिफ्लेक्टिंग बनाया जा रहा है, तो इधर से तो क्या हो गया, रफ सरफेस। अब देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ है, आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर है, तो वो कैसा मिरर बन गया आपका, कन्वेक्स मिरर बन गया। अब इसके लिए पढ़ेंगे, फर्स्ट क्या था आपका, पोल। तो पोल क्या था, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। आपका मिरर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका ए और ये है आपका बी। अब मिड पॉइंट इनका मिड पॉइंट कहाँ होगा, हम यहाँ बोल सकते हैं दैट इज अवर पी। तो ये क्या है, पोल है, तो सेम रहेगा, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका सी है,
द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर हुज पार्ट इज अवर मिरर। उस स्फीयर का सेंटर जिसका पार्ट हमारे मिरर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेम रहेगा इसके लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था? डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे हम कैपिटल आर से शो करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने क्या स्टडी किया? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसी लाइन है जो पास हो रही है P टू C, लाइन पासिंग थ्रू P एंड C या लाइन जॉइनिंग P एंड C आप कह सकते हो। ठीक है, तो लाइन है वो इधर भी कितनी भी होगी उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, और सिर्फ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। उसके बाद आपने अपर्चर पढ़ा। अपर्चर क्या थी? मैक्सिमम हाइट ऑफ द मिरर कह सकते हो या डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर कह सकते हो। तो यहाँ ये A से B के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हाइट ऑफ द मिरर है, तो ये क्या हो जाएगा? अपर्चर हो जाएगा। या इस टुकड़े को आप ऐसे करके देखोगे तो आपको सामने से ये सर्कुलर पार्ट नजर आएगा, तो वो जो डायमीटर बनेगा वो क्या है? इसका अपर्चर होगा। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस जनरली अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मिड पॉइंट होता है P और C का। ये आपका P है, ये आपका C है, तो इनका मिड पॉइंट होगा, ये आपका प्रिंसिपल फोकस होगा। और आप ये कह सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर के केस में इन्फिनिटी से आने वाली रेज फील होंगी कि यहाँ कन्वर्ज हुई है। ठीक है, मीन्स एक्चुअली यहाँ कन्वर्ज होंगी नहीं, क्योंकि ये बैक साइड है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो भी बैक साइड ऑफ द मिरर है, तो बैक साइड तो रिफ्लेक्शन में रेज जाएंगी ही नहीं। रेज तो क्या करेंगी? स्ट्राइक करेंगी और वापस लौट जाएंगी। तो आपको सिर्फ फील होगा सीम्स टू डाइवर्ज, मीन्स ऐसा फील होगा कि वो यहाँ आके मिल गई हैं और ऐसे जा रही हैं। तो वो कॉन्सेप्ट भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास आ गया प्रिंसिपल फोकस के बाद फोकल प्लेन। तो सेम जो प्लेन आपके फोकस है, ये फोकस था, इससे पास होने वाला जो प्लेन होगा उसे हम क्या कहेंगे? फोकल प्लेन कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी इनसे रिलेटेड जो काम आएंगी हमारे आगे, तो आपको अच्छे से इनको याद करना है और समझना है। ठीक है, तो देखिए बेटा एक बार, और अब हम इसके रिफ्लेक्शन को डिस्कस करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू कनकेव स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, देखिए एक तो आप देखिए, अब कनकेव स्फेरिकल सरफेस को हम ऐसा बनाएंगे क्योंकि हम हमेशा रे को कहाँ से कहाँ कंसीडर करेंगे? लेफ्ट टू राइट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आप कनकेव को कैसा बनाएंगे? ऐसे। ठीक है, पोज रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर। और कन्वेक्स को कैसा बना देंगे? ऐसे, मीन्स इसको पलट दिया। ठीक है ना, पलट दिया। तो अब अगर आप स्फीयर बनाना चाहोगे तो इसका सेंटर तो इधर बनेगा, और इसका स्फीयर बनाना चाहोगे तो इधर बनेगा। तो इसका तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर है, और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अवे या आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर है। तो हम ऐसा बनाएंगे कन्वेक्स, और ऐसा बनाएंगे हम कनकेव। ठीक है, तो अभी हम कनकेव को स्टडी करते हैं। अब कुछ रूल्स हैं रिफ्लेक्शन के रूल्स। रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन, जैसे कुछ रूल तो आपने वहाँ पढ़े थे प्लेन मिरर में भी, वो स्फेरिकल और प्लेन में कॉमन है। क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी सेम, हमेशा सेम होंगे। एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल शुड बी इन सेम प्लेन। ठीक है, कुछ रूल्स और हैं। फर्स्ट देखिए, इफ इंसिडेंट रे parallel to principal axis। फर्स्ट है, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो तो आप ये देखो मिरर बनाएंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये मिड पॉइंट पोल था, आपने अज्यूम किया कि ऐसा स्फीयर बनेगा, तो आप इसे क्या कह सकते हैं? सेंटर कह सकते हैं। आपकी रे ये जो यहाँ से यहाँ आ रही है ना, एक तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? रे डायग्राम बोलेंगे। ठीक है, लाइट से रिलेटेड हम जो भी डायग्राम यहाँ बनाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? रे डायग्राम। जैसे आप 10th में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम जो डायग्राम बनाएंगे जिसमें आपको रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज ये सब शो करना है, उनको हम सर्किट डायग्राम बोलेंगे। ठीक है, तो रे डायग्राम है, और ये जो एरो हेड है ये रे की डायरेक्शन को शो करेगा।
तो क्या है आपका, इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ये हमेशा कहाँ से पास होती है, फोकस से। ये ट्रू है, दिमाग में बिठा लो। यहाँ आपको नॉर्मल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करना चाहो तो कैसे करोगे वो चीज़ और आप समझ लो। आपको किसी भी स्फीयर के किसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो क्या करोगे, देखो ये आपका स्फीयर होगा, ये आपका सेंटर होगा, और आप मान लीजिए मैंने आपको कहा यहाँ आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। तो नॉर्मल क्या होता है, आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे और यहाँ से इसको मिला दिया, तो ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर। तो मीन्स टेंजेंट उस पॉइंट की टचिंग लाइन है और ये रेडियस है। तो इसका मतलब जिस भी पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है उस पॉइंट को हम सेंटर से मिला देंगे। वो किसका काम करेगा, नॉर्मल का। तो अगर आप यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करना भी चाहो तो क्या करोगे, इस पॉइंट को सेंटर से मिला देंगे। ठीक है, नॉर्मल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और इतना ही एंगल जब ये बनाएगा तो आपके फोकस से क्या होगा, पास हो जाएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, आर। तो आपको बार बार यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ कितना ही याद रखना है कि इफ़ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे। अब आपको पता है जहाँ इंसिडेंट होगी तो वो दूसरी तरफ तो जाएगी नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में बाउंसिंग बैक होता है, वापस मुड़ जाना होता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, देन रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कहाँ से पास होगी, पास थ्रू फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस आप कह सकते हो। अगर इंसिडेंट रे आपकी पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी विल पास थ्रू फोकस, आपकी ये टकरा कर रे इधर आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 2 आपका सेकंड, इफ इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे है इज पासिंग थ्रू, अगर इंसिडेंट रे पास हो रही है कहाँ से, फोकस से, थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है देन रिफ्लेक्टेड रे, अब रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगी, अब हम देखते हैं रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगी। ये आपने क्या लिया, कनकेव मिरर, ठीक है, ये आपका क्या है, होल है। अगर आप कंसीडर करें कि ये स्फीयर होगा तो हम इसे सेंटर मान लें, ये सेंटर होगा। अब आपकी जो इंसिडेंट रे है वो फोकस से पास होने के लिए बोल रही है, तो फोकस ये है और आपकी इंसिडेंट रे फोकस से पास होकर ऐसे टकराएगी। ठीक है, अब आने वाली रे अगर फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमेशा क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ करना है तो आप सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, देन रिफ्लेक्टेड रे विल बिकम, वो हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये सेकंड रूल है और ये फर्स्ट रूल का क्या है, अपोजिट है बिल्कुल, मीन्स उसी का रिवर्स है। अगर रे पैरेलल है तो स्ट्राइक करने के बाद फोकस से जाएगी, और अगर रे स्ट्राइक करने से पहले फोकस से आ रही है तो स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल हो जाएगी, एक दूसरे का रिवर्स है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अब थर्ड रूल और डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी काम आएंगे, आपको बार बार नॉर्मल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपको ये रूल अच्छे से समझ आ गए तो। देखिए बेटा जरा, थर्ड है आपका, इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू सेंटर, इफ द इंसिडेंट रे is passing through center of curvature, then क्या होगा, अब देखिए
ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है, कहीं यहाँ आपका सेंटर होगा और जो आने वाली रे है वो सेंटर से पास होकर टकरा रही है आपके सरफेस से। अब आपको पता है नॉर्मल भी यहीं से बनना था। नॉर्मल बनाने के लिए हम बोलते तो आप सेंटर से इसको मिला देते, तो नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच एंगल तो क्या है 0 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या बनाएगी 0 डिग्री। इसका मतलब ये जैसे आई है ना एज इट इज वापस लौट जाएगी, जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस जाएगी। और इसको हम एक नाम और देते हैं, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट को वापस रिट्रेस कैसे कराएं अपना पाथ, उसको हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहेंगे। इसमें लाइट सरफेस पर 90 डिग्री बनाते हुए टकराएगी। सरफेस पर 90 बनाने का मतलब है वो नॉर्मल के साथ 0 बना रही है, क्योंकि नॉर्मल खुद सरफेस पे क्या होता है 90 डिग्री होता है। और आपको पता है स्फीयर के केस में अगर सेंटर से पास होने वाली कोई भी लाइन यहाँ टकरा जाए, सेंटर से पास होने वाली यहाँ भी हो सकती है, तो वो भी अपना पाथ वापस रिट्रेस करेगी। सेंटर से पास होने वाली लाइन ये भी हो सकती है, ये भी टकरा कर अपना पाथ वापस रिट्रेस करेगी। मीन्स जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से वापस आ जाएगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट रिट्रेस, दोबारा से तय करेगी, रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, बाद में फिर से उसी को तय करेगी। ये हमारा थर्ड रूल था। चलिए, और उसके बाद लास्ट वन हमारा फोर्थ रूल है। फोर्थ रूल ये देखिए, मान लीजिए आपने कनकेव मिरर ही बनाया, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है, ठीक है, और आपकी जो रे है वो इंसिडेंट हो रही है पोल पर टकरा गई। तो अब क्या होगा, अब इंसिडेंट रे पोल पर टकराई है ना, तो आपको पता है जहाँ इंसिडेंट होगी वहाँ नॉर्मल की जरूरत होगी, और नॉर्मल कहाँ से बनाएंगे, सेंटर से। मान लिया ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर से ये लाइन नॉर्मल का काम कर रही है, यानी कि जो ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है ये सरफेस पे क्या होती है, नॉर्मल भी होती है। ठीक है, अब नॉर्मल का काम करे तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मीन्स जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम एंगल बनाती हुई नीचे की तरफ आ जाएगी और ये आएगा। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो आपकी रे जो पोल पर टकराएगी वो इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बनाती हुई दूसरी तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये 4 रूल आप अच्छे से याद रखिए। एक बार रिवाइज करें, क्या था फर्स्ट, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसका रिवर्स भी ट्रू है, इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकस इट विल बिकम पैरेलल टू द सरफेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। और थर्ड क्या था, ये था आपका, इफ द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और फोर्थ क्या था, इफ द इंसिडेंट रे इज स्ट्राइक्स ऑन द पोल then the angle made by incident ray with principal axis will be equal to angle made by reflected ray with principal axis। सेम होगा, यहाँ आपको अलग से नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी। These are some